गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ तुम लोगों के साथ, ई वे बिल। एज यू कैन सी, ई वे बिल एकदम कंप्लीट अपने आप में इंडिपेंडेंट टॉपिक है। ई वे बिल का ये जो पूरा डिटेल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये कहाँ पर दिया हुआ है? रूल नंबर 138 सबसे इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे रूल्स और है, 138 ए बी सी डी। एंड देन क्या हुआ कि इसके ऊपर कुछ सर्कुलर्स भी है और FAQ भी है जो गवर्नमेंट ने इशू किया, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। पर मेन जो तुमको नाम याद रखना है वो है 138। ठीक है, ये टोटल नोट्स आप देख रहे हो कितने पेजेस के? 11 पेजेस के हैं और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन। ये ई वे बिल क्या होता है? क्लास 10 की बात होगी। मेरे पापा ये वे बिल, तब वे बिल बोलते थे, तो वे बिल वगैरह का थोड़ा जो काम होता है वो मेरे पापा किया करते थे लाइजनिंग का। वो हमेशा घर में वे बिल बोलते थे और मुझे लगता था कि शायद वो कुछ मिस प्रोनाउंस कर रहे हैं, बिकॉज मैं क्लास 10 में था और आई कंसिडर माई सेल्फ कि मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा हूँ। तो मैंने कभी ये नाम सुना ही नहीं था कि वे बिल क्या होता है, वे बिल। तो वो हमेशा क्लास मतलब ये घर में बोलते रहते थे वे बिल, बिल्टी, इस तरह का नाम। और हमको लगता था कुछ गड़बड़ है, बिल को जानबूझ के बिल्टी बोल रहे हैं। ठीक है, वो तो बहुत बड़े होने के बाद जब मैंने पढ़ना चालू किया चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स और हम लोग के सिलेबस में था एक्साइज और सर्विस टैक्स वगैरह, तब जाके पता चला कि हाँ एक्चुअली में देयर इज समथिंग कॉल्ड वे बिल। WAY वे अलग और बिल अलग, वे बिल वैसे बनता है वे बिल। और वैसे बिल्टी भी एक प्रॉपर वर्ड होता है। तो नाम बहुत पहले मेरा सुना हुआ था पर मतलब मुझे पहले पता नहीं था, वो मतलब पढ़ाई के दौरान मुझे पता चला। अब GST की दुनिया में एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, ई वे बिल। इलेक्ट्रॉनिक, ई जहाँ भी लग जाए मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वे बिल इसलिए बोलते हैं बिकॉज अगर पेपर का वे बिल आपके पास नहीं भी है तो भी इसमें क्या होता है कि एक ई वे बिल नंबर मिलता है 12 डिजिट का यूनिक, और साथ ही साथ QR कोड भी मिलता है। QR कोड तुमने देखा होगा आजकल बहुत फेमस हो रखा है, स्क्वायर टाइप का, कोड टाइप का बना हुआ रहता है। इसको हम लोग मोबाइल से भी स्कैन करते हैं, मोबाइल में भी QR कोड का फीचर होता है। तो इसमें वैसे QR कोड का फीचर होता है। तो जहाँ जहाँ भी चेक पोस्ट है, जहाँ ट्रक मूव करेगा, वहाँ डायरेक्टली QR कोड के जरिए स्कैन किया जा सकता है, हेंस द नेम ई वे बिल। अब ई वे बिल के ऊपर हम लोग प्रॉपर फुल डिस्कशन करने जा रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट ऑन दिस टॉपिक इज कवर्ड इन द नोट्स, और बहुत ही क्रिस्प और सही तरीके से पढ़ के कहीं पे भी तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा, ना तुम अटकोगे। सब कुछ मैं समझाते हुए चलूंगा। एक बार नोट्स अगर सॉलिड रहता है तो फिर क्या होता है कि समझना बिकम्स वेरी इजी, लाइकवाइज समझाना बिकम्स वेरी इजी। तो अभी ये 6 टॉपिक्स है जो आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं, इसके ऊपर एक एक करके अपनी चर्चा होने जा रही है। ई वे बिल, ये स्टार्ट हो गया इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, ई वे बिल का इंट्रोडक्शन अभी क्या है नहीं है, लेट मी फर्स्ट डिस्कस अ लिटिल बिट विथ यू। पहली बात तो ई वे बिल में आप समझ लो कि इन दिस चैप्टर हम लोग GST का गुड्स वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे, सर्विसेज वाला नहीं। सर्विसेज कोई टेंजिबल सामान नहीं है जो फिजिकली मूव करेगा ट्रक में, जिसको चेक करने की ज़रूरत है। तो सर्विसेज के बारे में इस चैप्टर में बात होगी ही नहीं। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ बात हम लोग करने जा रहे हैं गुड्स के बारे में, ओनली एंड ओनली गुड्स। ये बात आप क्लियर रखो अपने दिमाग में, ठीक है? किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ गुड्स की। इस चैप्टर में सर्विस कोई बात नहीं है। गुड्स एक टैंजिबल वस्तु है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। आज सप्लायर हो सकता है कहीं और हो, रेसिपिएंट कहीं और हो, तो डिलीवरी करना पड़ सकता है थ्रू अ ट्रांसपोर्टर। तो दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज अबाउट ओनली गुड्स का मूवमेंट। गवर्नमेंट चाहती है कि लॉरी में जितना भी मूवमेंट हो रहा है गुड्स का, आज जितना भी गुड्स का मूवमेंट हो रहा है उसको गवर्नमेंट एकदम ट्रैक करना चाहती है। द पर्पस इज सिंपल टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का पर्पस है, ठीक है? GST में क्या होता है कि देखो 2 तरह के टैक्सेस हैं। लेट मी एक्सप्लेन। कुछ मैं ज़्यादा थोड़ा समझाऊंगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ शायद नहीं होगा इंट्रोडक्शन की तरह, एक बार सुनो। देर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस दैट हर्ट द मोस्ट। एक है GST और एक इनकम टैक्स है, ठीक है? तो GST को इवेड करना बहुत 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 मुश्किल है। GST का इवेजन इज वेरी मतलब इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके, GST का इवेजन केवल एक ही जगह पे हो सकता है जहां पर पेमेंट कैश में हो, मतलब नगद नोट में हो, कि वो ट्रांजैक्शन कोई ऑफ द बुक्स हटा दिया जाए तो GST हट जाएगा, अदरवाइज आप उसको रोक नहीं पाओगे, ठीक है? कोई भी पेमेंट, चाहे हम वो पेटीएम से, पेटीएम जानते हो, ई वॉलेट, पेटीएम बोल लो, UPI बोल लो, गूगल पे बोल लो, एयरटेल पे बोल लो, ये जितने भी ई वॉलेट्स हैं या बैंक अकाउंट है, कोई भी पेमेंट अगर हम बैंक अकाउंट या ई वॉलेट के माध्यम से कर रहे हैं तो उसमें GST एस्केप करना इम्पॉसिबल है। द मनी इज हिटिंग द बैंक अकाउंट ऑफ द पर्सन, तो उसमें GST एस्केप हो नहीं पाएगा। तो नोबडी कैन एस्केप GST, टेक फॉर ग्रांटेड दिस।
कैश में पेमेंट्स आज के दिन लगभग बंद हो चुके हैं। हम लोग मोस्टली जहाँ भी यूज़ करते हैं कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। कार्ड्स हैव बिकम सो पॉपुलर, कार्ड्स भी पॉपुलर हो गए हैं और ये जो वॉलेट्स होते हैं ना, पेटीएम वगैरह, ये भी पॉपुलर है। मेजॉरिटी वहीं से पेमेंट होता है, उसमें जीएसटी इवेड नहीं हो सकता। लेकिन एक और चीज़ है जो इवेड हो सकती है, वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इवेजन इज पॉसिबल। जीएसटी में क्या होता है कि ट्रांजैक्शन के स्पॉट पे ही उसका पूरा कैलकुलेशन, कलेक्शन और पेमेंट का बात आ जाता है, जबकि इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स तो आप साल खत्म होने के बाद रिटर्न बनाओगे, एडवांस पेमेंट आप पहले कर सकते हो, पर रिटर्न वगैरह कैलकुलेशन वो सब बाद में होता है। अब इनकम टैक्स में इवेजन कैसे किया जा सकता है? या तो आप अपने रेवेन्यू को सप्रेस करो, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक बार आप जीएसटी भर दिए तो आपको वो फाइल में तो आएगा ही, तो इनकम टैक्स तो रेवेन्यू तो आप छुपा नहीं पाओगे। पर दूसरा तरीका होता है एक्सपेंसेस बढ़ा के दिखाना। एक्सपेंसेस बढ़ाना, इसी सिलसिले में क्या होता है, एक नई चीज़ उत्पन्न होती है जिसको हम बोलते हैं फेक या बोगस इनवॉइसेस। मतलब सपोज देयर इज़ अ मैन्युफैक्चरर और उसको अपना एक्सपेंसेस बढ़ा के दिखाना है, तो वो बहुत सारा नकली बिल ले लेगा, परचेजेस का और नकली बिल ले लेगा। सपोज उसका परचेज 50 लाख का ही हुआ है, लेकिन वो पक्के में परचेज दिखा देगा 80 लाख का, 30 लाख का नकली परचेज का बिल ले लेगा। अब ये जो 30 लाख के नकली बिल होते हैं ना परचेजेस के, सर ये जीएसटी पेड होते हैं। ये क्योंकि सप्लाई चेन है पूरा, अगर 30 लाख एक जना परचेज कर रहा है तो दूसरे जने ने सेल किया है, तो वो उस पर जीएसटी पे करेगा। पूरा आईटीसी का चेन होता है। बोगस इनवॉइसेस जो होते हैं ना, जिसको हम लोग फेक इनवॉइस या नकली इनवॉइस बोलते हैं, जो इनकम टैक्स पर्पस के लिए लिया जाता है, वो भी जीएसटी पेड होता है, उसमें प्रॉपर जीएसटी पे होता है। क्योंकि लोग वहां बोलते हैं कि भाई जीएसटी नहीं बचा पाएंगे, इनकम टैक्स बच जाएगा अपना 30% का। समझ लो बात को? तो जीएसटी नहीं बचता, इनकम टैक्स बच जाता है उसमें। तो ये जो बोगस इनवॉइसेस बनते हैं और नकली पूरा सप्लाई चेन क्रिएट किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इवेजन ऑफ इनकम टैक्स, इसको रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स को ट्रैक करें। अगर एक इनवॉइस बना है तो पक्का गुड्स का मूवमेंट भी हो रहा है, तो वो गुड्स के मूवमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रैक करने के लिए सिस्टम आया था ई वे बिल का। ये इंट्रा स्टेट सप्लाई एज वेल एज इंटर स्टेट दोनों में लगेगा, ठीक है। चाहे आप इंट्रा स्टेट करो या फिर चाहे आप इंटर स्टेट करो, दोनों ही केस में ई वे बिल का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। In order to monitor the movement of goods for controlling tax evasion, e-way bill system has been introduced. Under this system, a taxpayer prior to the movement of goods via a conveyance would inform each transactions details. अब उसके लिए जीएसटी के पोर्टल में जाके ई-वे बिल जनरेट करना पड़ता है। उसका एक अलग ही इन्होंने वेबसाइट भी बना रखा है, e-way-bill-gst.gov। ये रहा e-way-bill-gst.gov, अलग से एक बना रखा है। एक और बना रखा है e-way-bill.nic.in, कनेक्टेड है। कई बार क्या होता है, एक जाम हो जाता है तो दूसरा खुला रहता है, वैसे। तो e-way-bill-gst.gov या e-way-bill-gst.nic, ठीक है ना। ये दो पोर्टल है, इसमें आपको जाके ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। आपको एक ई-वे बिल नंबर भी मिलेगा, ई-वे बिल का फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म नंबर होता है GST-EWB, ई-वे बिल EWB GST-EWB 01, आएगा, सब बाद में आएगा, ठीक है। वहाँ से उस बंदे को प्राप्त होगा एक ई-वे बिल नंबर, और इस ई-वे बिल नंबर के सहारे वो कन्वेयंस पूरा ट्रांसपोर्टर जो है गुड्स को मूव करेगा, स्टेट बाय स्टेट या विद इन अ स्टेट मूव करेगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें। व्हाट इज़ ई-वे बिल? इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जनरेटेड ऑन जीएसटी पोर्टल। कहाँ पे जनरेट होता है ये? जीएसटी पोर्टल। इसका एक अलग जीएसटी पोर्टल ना, ई-वे बिल जीएसटी जो ऊपर दिखाया था। पर्पस होता है टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ गुड्स। एक वर्ड है मूवमेंट, जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, ऐसे इससे बोल रहा हूँ। ई-वे बिल का जो कनेक्शन है वो सप्लाई के साथ नहीं है, वो मूवमेंट के साथ है। इन जीएसटी हम लोग जानते हैं particular things are regarded as supply even if they are not supply, and particular things are not regarded as supply. तो सप्लाई क्या होता है, सप्लाई क्या नहीं होता है, डीम्ड सप्लाई क्या होता है, डीम्ड नॉट सप्लाई क्या होता है, उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं। ई-वे बिल बोलता है कि whenever there is a movement of goods, whether or not there is a supply, whether or not there is a supply, but there is movement of goods, you need an ई-वे बिल। तो इसका बिल के साथ, ये मूवमेंट के साथ कनेक्शन है, ठीक है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर बोथ इंट्रा एंड इंटर स्टेट नेशनल वैलिडिटी। ई-वे बिल नंबर एक ही होता है और वो एक ही डॉक्यूमेंट है, वो पूरे भारत में आप कहीं भी मूवमेंट कर लो, पूरा वैलिड है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तुम में से कई लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस स्टेट वाइज नहीं होता। ऐसा नहीं कि मेरे पास वेस्ट बंगाल में ड्राइविंग लाइसेंस मिला है
तो मैं सिर्फ वेस्ट बंगाल में गाड़ी चला सकता हूँ, मैं पूरे इंडिया में कहीं भी गाड़ी चला सकता हूँ अपनी, ठीक है। तो ड्राइविंग लाइसेंस भी पूरे इंडिया में वैलिड है, वैसे ये भी एक नेशनल डॉक्यूमेंट है। ई वे बिल पूरे भारत में वैलिड है, ई वे बिल नंबर पूरे भारत में वैलिड है। तो अगर आप इंटर स्टेट मूवमेंट भी कर रहे हो तो वो एक ही ई वे बिल के सारे हो जाता है। पर्पस बता चुका हूँ, टैक्स इवेजन को रोकना, मूवमेंट ऑफ गुड्स को ट्रैक करना। बेनिफिट्स ऑफ ई वे बिल, सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया आजकल, सब क्यूआर कोड मिल जाता है, 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर रहता है और फिर एक क्यूआर कोड भी साथ में मिल जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रैक कर सकते हैं। कई गाड़ियों में, ट्रक्स में ना एक मशीन लगी हुई रहती है, RPID की एक मशीन लगी हुई रहती है, और चेक पोस्ट पे ऑटोमेटिकली उस मशीन से ही सारा स्कैन होके काम हो जाता है, तो डॉक्यूमेंट का भी जरूरत कुछ नहीं पड़ता। प्री रिक्विजिट, ई वे बिल जनरेट करने के लिए एक रजिस्टर्ड पर्सन चाहिए। अब या तो सप्लायर रजिस्टर्ड होगा, या रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा, या ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड होगा। सप्लायर को हम सेंडर भी बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्टर और रेसिपिएंट, इनमें से कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा। रजिस्टर्ड पर्सन सबसे पहले क्या करेगा कि ई वे बिल GST के पोर्टल में जाके अपने आप को एनरोल करेगा, एक यूजर ID पासवर्ड जनरेट करेगा। इसमें GST नंबर चाहिए। क्या नंबर चाहिए? GST नंबर। अच्छा, ट्रांसपोर्ट, देखो सप्लाई रेसिपिएंट में एक जन का तो भरना ज़रूरी है ही, सेकंड ट्रांसपोर्टर का भरना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम ये है कि ट्रांसपोर्टर दो तरह के होते हैं, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, तुमको पता ही होगा, रिवर्स चार्ज, नॉर्मल चार्ज। तो जो ट्रांसपोर्टर अनरजिस्टर्ड है उसके लिए ऑप्शन है कि वो GST के बदले पैन नंबर और आधार नंबर का इस्तेमाल करके ई वे बिल के वेबसाइट पे एनरोलमेंट कर सकता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एनरोलमेंट ऑन पोर्टल। तो इन्होंने ई वे बिल का जो पोर्टल बनाया है उसमें एनरोल करना पड़ता है, मतलब एक यूज़र ID पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है। तो अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो तब आपके पास GST होगा, उस नंबर का इस्तेमाल करके आप एनरोल करो। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो तो आप पैन या आधार का इस्तेमाल करके एनरोल कर सकते हो। ट्रांसपोर्टर्स दो तरह के होते हैं, एक जो नॉर्मल चार्ज वाले हैं जिनके पास GST होता है, एक जो रिवर्स चार्ज वाले हैं जिनके पास GST नहीं होता, तो उनके लिए पैन और आधार नंबर चलेगा, ठीक है। सब ई वे बिल की वेबसाइट पे होता है। ये मैंने FAQ का लिंक दिया है। ई वे बिल GST का जो वेबसाइट है उसी में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से बहुत सारे पूरे बना के डाले हुए हैं, मतलब तुमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज जो भी तुम्हारे को चाहिए नॉलेज वो सब यहाँ डाला हुआ है। फिर भी ओवर एंड अबव एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो उसके लिए ये है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ से ये एक बेसिक तो तुमको समझ में आ गया ई वे बिल का, इनफैक्ट मैंने बहुत सारी आगे की चीज़ें भी पहले बता दी हैं। अब हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक मूव करेंगे। कई बार ऐसा भी होगा कि मुझे स्किप करके थोड़ा आगे भागना पड़ेगा, आगे टॉपिक दिखाना पड़ेगा, और एक एक करके कवर होते चला जाएगा। ऑल द क्वेश्चन आंसर्स हैव बीन इनबिल्ट इनसाइड द चैप्टर। सो पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन तो हम लोगों ने कर लिया है। हम लोग सेकंड टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट। व्हेन इज ई वे बिल रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, ठीक है, जब आपकी ट्रांजैक्शन की वैल्यू 50,000 से अधिक होती है। When is e-way bill required to be generated? Okay, so now we are starting this new topic. When is e-way bill required to be generated? जब आपके कंसाइनमेंट की वैल्यू मोर देन 50,000 होती है तब। मोर देन 50,000, ये 50,000 का कैलकुलेशन कैसे होगा वो बाद में आएंगे। यहाँ पे एक नाम बार बार सुनोगे, कंसाइनमेंट या फिर कंसाइनर या फिर कंसाइनी। रादर देन सेइंग सप्लायर एंड रेसिपिएंट, तुमको ज़्यादातर मिलेगा कंसाइनर कंसाइनी। वो ऐसा इसलिए क्योंकि शुरू में मैंने बता दिया द कॉन्सेप्ट ऑफ ई वे बिल, द कॉन्सेप्ट ऑफ ई वे बिल इज कनेक्टेड टू मूवमेंट ऑफ गुड्स वेदर और नॉट इट इज अ सप्लाई। तो सप्लाई होना जरूरी नहीं है ना, इसलिए सप्लायर के बदले कंसाइनर कंसाइनी वर्ड होता है। जो भी इंसान कहीं भी गुड्स को भेजता है उसको अपने कंसाइनर बोलते हैं, जो रिसीव करता है कंसाइनी बोलते हैं। तो इसीलिए कंसाइनमेंट वर्ड यहाँ पे सुनने को ज़्यादा मिलेगा। Whenever there is a movement of goods of consignment value more than 50,000 in relation to a supply or other than supply, तो चाहे सप्लाई हो या सप्लाई नहीं हो, दोनों ही केस में आपको एक ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ 3 फॉर्म सुनोगे। सबसे पहला फॉर्म है ये फॉर्म GST ई वे बिल 01, 02 आएगा बाद में कंसोलिडेटेड ई वे बिल के लिए,
फिर 03 बाद में आएगा ई वे बिल वेरिफिकेशन के लिए, जो ऑफिसर लोग वेरीफाई करते हैं। तो 3 फॉर्म्स आएंगे, ठीक है, 1 2 3। तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये है, 1 है, जीएसटी ई वे बिल 1। ये पोर्टल में भरना है, पोर्टल से ही बरामद होता है ये, ठीक है। एक बार दिखा देता हूँ, इधर देखो, ये देखो, दिस इज द फॉर्म हैज गॉट 2 पार्ट्स, पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है। यही मेन है तुम्हारा ई वे बिल। तुमसे अगर पूछा जाए एमसीक्यू में व्हाट इज द फॉर्म नंबर ऑफ ई वे बिल, योर आंसर विल बी जीएसटी ई डब्ल्यू बी 01। तो यही बोलोगे हमेशा, ई वे बिल 01, यही तुम्हारा फॉर्म नंबर है ई वे बिल का। इसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए में क्या होता है? गुड्स का डिटेल्स होता है, सप्लायर और रेसिपिएंट इन सब का डिटेल्स होता है। और पार्ट बी में होता है ट्रांसपोर्टर का डिटेल्स। इसमें होता है बेसिकली ट्रांसपोर्टर का पूरा डिटेल्स, व्हीकल का डिटेल्स। और ऊपर वाले में तो सप्लायर, गुड्स, रेसिपिएंट, इन सब के डिटेल्स होते हैं, ठीक है। तो पार्ट ए में तो आपके वो ट्रांजैक्शन की डिटेल होते हैं, और लॉरी यानी कि ट्रक, व्हीकल, ट्रांसपोर्टर, उन सब का डिटेल पार्ट बी में होता है, ठीक है। जनरली ये पहले भरा जाता है, ठीक है, पार्ट ए पहले भरा जाता है और पार्ट बी बाद में भरा जाता है, जब एक्चुअली ट्रांसपोर्ट चालू होता है। जब माल चालू होता है तो ट्रांसपोर्टर आके इसको भरता है बाद में, ठीक है। बगल में आप देखो जरा, इट इज फिल्ड बाय ट्रांसपोर्टर। पार्ट ए तो कोई भी भर सकता है, पर पार्ट बी जो है इट इज फिल्ड बाय द ट्रांसपोर्टर। तो ये इसके भरते ही ना वो ई वे बिल एक्टिव हो जाता है, उसकी वैलिडिटी स्टार्ट हो जाती है, ओके। सो ये पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए पार्ट बी ये आता रहेगा, और डिस्कस करेंगे बाद में इसके ऊपर डिटेल में जब जाएंगे। अभी खाली अंदाजा बता दिया, ठीक है। बैक टू द टॉपिक अगेन। ये रहा, whenever there is a movement of goods consignment value more than 50,000, चाहे सप्लाई हो चाहे नहीं हो, या इनवर्ड सप्लाई हो फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर सप्लायर है तो रेसिपिएंट तो रजिस्टर्ड है ना, वो भरेगा ई वे बिल फिर, ठीक है। द रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज सच मूवमेंट ऑफ गुड्स शैल फर्निश द इंफॉर्मेशन ऑफ द सेट गुड्स इन पार्ट ए ऑफ द फॉर्म बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स। गुड्स का मूवमेंट चालू होने के पहले वो डिटेल भरेगा, ठीक है। ये फेमस लाइन याद रखो जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मूवमेंट से कनेक्शन है, सप्लाई से नहीं। ये क्वेश्चन है, भुवनेश्वर की एक कंपनी है कोनार्क, जो एयर कंडीशनर्स वगैरह बनाती है। इन्होंने कुछ पार्ट्स भेजे हैं कलकत्ता, तो भुवनेश्वर से कलकत्ता मूवमेंट हो रहा है इंटर स्टेट। कंसाइनमेंट वैल्यू 60,000 का डिलीवरी चलान, ठीक है। तो ये कोनार्क वाले बोल रहे हैं कि ये सप्लाई नहीं है, हम लोग पार्ट्स भेज रहे हैं, ये सप्लाई नहीं है, तो ई वे बिल नहीं चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे सप्लाई हो या ना हो, मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, ई वे बिल चाहिए क्योंकि आपका 50,000 के ऊपर है, ठीक है। दैट इज द आंसर। अब हाउ डू यू कैलकुलेट द कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ द गुड्स? बोलता है गुड्स की वैल्यूएशन के ऊपर एक सेक्शन 15 होता है, उसके अनुसार जो भी वैल्यू आएगा, जो आप इनवॉइस पे लिखोगे या बिल ऑफ सप्लाई पे लिखोगे या डिलीवरी चलान पे लिखोगे, उसमें आप सारा टैक्सेस जोड़ दीजिए, जो भी टैक्सेस हैं, और आप उसमें से एग्जेम्प्टेड गुड्स, अगर आप मान लो टैक्सेबल के साथ साथ एग्जेम्प्टेड गुड्स भी दे रहे हो, तो एग्जेम्प्टेड गुड्स की जो वैल्यू है वो आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। दैट विल गिव यू द कंसाइनमेंट वैल्यू। फिर आप चेक करना मोर देन 50,000 है कि नहीं। वेरी सिंपल, इसका जो ब्रीफ है वो ये रहा, मैंने बना दिया है। कंसाइनमेंट वैल्यू इक्वल टू टोटल इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस बट माइनस एग्जेम्प्टेड गुड्स, ठीक है। अगर मान लीजिए आप सप्लाई नहीं कर रहे हो पर मूवमेंट ऑफ गुड्स है, पर सप्लाई नहीं है, तो कोई बात नहीं, वहाँ इनवॉइस के बदले डिलीवरी चलान यूज करो। वहाँ इनवॉइस के बदले डिलीवरी चलान, तो डिलीवरी चलान पे जो वैल्यू है वही वैल्यू पकड़ के चलो। क्वेश्चन, सूरज टॉयज मध्य प्रदेश की कंपनी है, सोल्ड इलेक्ट्रॉनिक टॉयज टू अ रिटेल सेलर इन बंगाल जिसकी वैल्यू 45,000 है एक्सक्लूडिंग जीएसटी 18%। तो अभी अभी क्या पढ़ा है, इनवॉइस का जो भी वैल्यू है इंक्लूडिंग टैक्सेस माइनस एग्जेम्प्ट गुड, तो टैक्स तो जोड़ो, तो 45,000 प्लस उस पर 18% जीएसटी, इट कम्स टू 53,100। वो नीचे मेरा कैलकुलेट करके डाला हुआ ही है, मैंने वही फिगर यूज कर लिया, ये रहा, ठीक है। तो हाउ डू यू कैलकुलेट द वैल्यू?
टोटल इनवॉइस वैल्यू प्लस टैक्सेस माइनस एग्जेम्प्टेड। इन दिस क्वेश्चन एग्जेम्प्टेड गुड्स कुछ नहीं था, तो हमने इनवॉइस वैल्यू में जीएसटी जोड़ दिया, 53,100 आ रहा है, मोर देन 50,000 है, ई वे बिल चाहिए। ओके यहाँ तक। नेक्स्ट, स्पेशल सिचुएशंस। ये स्पेशल सिचुएशंस याद रखना, ये एमसीक्यू में या थ्योरी में पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसे दो केसेस है जब लेस देन 50,000 का वैल्यू होने के बावजूद भी ई वे बिल लगेगा ही लगेगा। ये दो एक्चुअली बहुत अच्छा किया इन्होंने डाल के, क्योंकि इन दोनों का इस्तेमाल करके ना लोग चोरी कर सकते थे। तो ये दो केसेस को क्या होता है कि इन दो केसेस में रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी की ज़रूरत नहीं होती, तो सबको ही फिर माल ट्रांसफ़र करते तो यही वाला बहाना दिखा देते, तो इसको तो काट दिया। बोला अगर इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है? इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूवमेंट हो रहा है, फ्रॉम प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर या फिर सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स। प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर माल जा रहा है या फिर हैंडीक्राफ्ट गुड्स का सप्लाई हो, दोनों में से कोई भी केस हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, भले उसका वैल्यू कुछ भी हो, आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थ्योरी की तरह पूछा जा सकता है। ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला, कुछ ऐसे गुड्स हैं जिनके मूवमेंट के लिए ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है। नॉन मोटराइज्ड व्हीकल्स, मतलब नॉन मोटराइज मतलब जिसमें मोटर इंजन का इस्तेमाल नहीं होता, ठेला वाला कार्ट जो होता है ना, लाइक दैट, साइकिलिंग कार्ट वैसे, उन सब में नहीं चाहिए आपको। एग्जेम्प्टेड गुड्स या नॉन टैक्सेबल गुड्स के केस में भी ई वे बिल नहीं चाहिए। 5 आइटम्स जिन पे जीएसटी नहीं लगता, अल्कोहलिक लिकर, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इसमें भी आपको नहीं लगेगा। घर में जो सिलेंडर होते हैं, जब वो मतलब यूज़ होके ख़त्म हो जाता है गैस सिलेंडर और फिर वो खाली सिलेंडर मूव करता है, तो उसमें भी ई वे बिल नहीं चाहिए। कोल, एलपीजी, केरोसिन तेल अंडर पीडीएस, पीडीएस मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तुम में से कुछ जन को राशन शॉप्स की आइडिया होगी, जिनको नहीं है सुन लो। आज भी भारत के कई हिस्सों में राशन शॉप है। राशन शॉप भारत सरकार द्वारा लाइसेंस लेके चलाया जाता है। राशन शॉप में गेहूं, चावल, चीनी और केरोसिन ऑयल बहुत ही सस्ते रेट पे गरीबों को प्रोवाइड किया जाता है जिनके पास राशन कार्ड है। ठीक है, इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां केरोसिन ऑयल भी दिया जाता है। तो बोला इसके लिए भी ई वे बिल नहीं लगेगा। पोस्टल बैगेज बाय डीओपी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। कस्टम कंट्रोल गुड्स, कस्टम कंट्रोल गुड्स मतलब जो कस्टम्स बॉर्डर इंडिया का क्रॉस करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही है, तो वो तो भाई खुद ही इतना ज़्यादा चेक होता है ना कस्टम्स पे कि आपको ये ई वे बिल की ज़रूरत ही नहीं है। फिर महंगे आइटम्स, जेम, ज्वेलरी, करेंसी, महंगे आइटम्स का ट्रांसपोर्ट कभी भी ई वे बिल में नहीं बताया जाएगा, बिकॉज ई वे बिल से पूरा गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर है वो ट्रैक कर सकते हैं कब कब कौन सा सामान कहाँ मूव किया। करेंसी या जेम ज्वेलरी की अगर इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की साइट पे आ गई और कल को कोई गवर्नमेंट ऑफिसर अगर चोर निकला, फ्रॉड निकला, तो वो सारा इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है, जिसके ज़रिए इसमें डकैती हो सकती है। तो जेम ज्वेलरी और करेंसी के मूवमेंट को ई वे बिल द्वारा ट्रैक नहीं किया जाता, उसका अलग सिस्टम है। डिफेंस के गुड्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो हथियार वगैरह होते हैं, भारत सरकार जब ट्रांसपोर्ट करती है अदर स्पेसिफाइड गुड्स। इसको एक बार बस रीड कर लेना कि अगर एमसीक्यू के फॉर्म में आए तो यू कैन राइट समथिंग, और अगर ये थ्योरी की तरह आता है तब आप इसमें से कोई भी 6 पॉइंट्स लिख दो, दैट्स इनफ। ठीक है, तो ये था अपना सेकंड टॉपिक। व्हेन इज ई वे बिल रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, जब कंसाइनमेंट वैल्यू मोर देन 50,000 होती है, चाहे सप्लाई हो नहीं हो, मूवमेंट ऑफ द गुड्स हो रहा है, कंसाइनमेंट वैल्यू मोर देन 50,000 है, तब अपने को ई वे बिल चाहिए। कंसाइनमेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? इनवॉइस वैल्यू एड जीएसटी माइनस एग्जेम्प्टेड गुड्स। हाउ डज ई वे बिल वर्क? ये बहुत धांसू टॉपिक है, अब समझ में आएगा इसका पूरा मैकेनिज्म कैसा होता है। 5th पेज पे आ जाओ। हाउ डज ई वे बिल वर्क? फर्स्ट बॉक्स थोड़ी देर बाद में देखेंगे, सेकेंड बॉक्स से स्टार्ट करते हैं। हु जनरेट्स ई वे बिल? 3 वर्ड्स हैं जो बार बार आएंगे, STR। S से सप्लायर या सेंडर यानी कि कंसाइनर, T से ट्रांसपोर्टर
और आर से रेसिपिएंट, ये रहे वो तीन, एस टी आर। ओके ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। हाउ डज इट वर्क? कुछ आइडिया तो मैंने पहले दे दिया था, कुछ अभी और देने जा रहा हूं। पहले तो तीन सिंबल्स याद करो एकदम, अभी 10 मिनट एकदम कॉन्सेंट्रेशन सुनना, इट विल बी डन। ओके, तीन सिंबल्स याद करो, एस टी आर। एस मीन्स सप्लायर और सेंडर। मान लो सप्लाई नहीं है पर मूवमेंट है, तो आप सेंडर बोल लो, तो सप्लायर या सेंडर। टी से ट्रांसपोर्टर, आर से रेसिपिएंट। ठीक है, ये तीन वर्ड्स आपको याद करना है। अब प्रोसेस क्या है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा, किस तरह आप ई वे बिल जनरेट करोगे। तो ये ई वे बिल जनरेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैसे वर्क करता है देखो। स्टेप्स टू बी फॉलोड। फर्स्ट स्टेप, आप ई वे बिल जीएसटी के वेबसाइट पे जाओ। अच्छा, मैं पोर्टल बोल रहा हूं बार बार, पोर्टल और वेबसाइट में क्या फर्क होता है थोड़ा सा। यू कैन जस्ट इमेजिन पोर्टल इज लाइक अ महा वेबसाइट, जिससे आप बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो, दैट्स अ पोर्टल, उसको पोर्टल बोलते हैं। और वेबसाइट मतलब होता है जिसमें उतने फंक्शनैलिटीज नहीं होते, जो बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग के लिए काम करता है। जैसे मैंने इस साल ऑनलाइन क्लासेस अपनी सेल करनी स्टार्ट की गूगल ड्राइव मोड से, तो अब मेरे वेबसाइट पे स्टूडेंट्स लोग आके एडमिशन लेते हैं, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू होता है, जीएसटी पेमेंट होता है, ऑल दैट। तो नाउ इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ फंक्शनैलिटीज, इट हैज़ बिकम अ पोर्टल। लेकिन पहले, अगर आप साल भर पहले की बात करो, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस के एकदम मतलब खिलाफ था। आई नेवर यूज टू ऑफर माई क्लास ऑन एनी गूगल ड्राइव और मोबाइल ऐप। तब वो सिर्फ एक वेबसाइट था फॉर इंफॉर्मेशनल पर्पसेस, कोई स्टूडेंट वहाँ से एडमिशन नहीं करा सकता और ना ही कोई पेमेंट कर सकता है, वो बस मेरे द्वारा डाली गई इन्फॉर्मेशन को व्यू कर सकता है, दैट्स अ वेबसाइट। तो इसीलिए अपने जीएसटी के केस में ना वेबसाइट वर्ड नहीं बोल के बार बार पोर्टल वर्ड बोलते हैं। ठीक है, सो सबसे स्टेप्स क्या क्या होंगे, एक तो आपको समझना है एवरीथिंग इज ऑनलाइन ओवर हियर, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तो जो भी करना है पोर्टल पे जाके करना है। तो ये रहा पोर्टल eWayBillGST.gov, पोर्टल पे जाओ। अगर STR, ये तीन बंदे हैं ना, STR तीनों में से कोई भी जनरेट कर सकता है, तीनों में से कोई भी जनरेट कर सकता है। जो भी जनरेट करेगा उसको अपने बोलेंगे ई वे बिल जेनरेटर। जो भी ई वे बिल को जेनरेट करता है, जनरेट करने वाला ही उसके पार्ट ए को भरता है। तो जो भी, चाहे वो एस करे, चाहे टी करे, चाहे आर करे, जो भी जनरेट करेगा उसको बोलेंगे जेनरेटर। और बाकी सबको आप बोलोगे अदर पार्टी। क्या बोलोगे? अदर पार्टी। देयर आर 3 पार्टीज, सप्लायर, ट्रांसपोर्टर, रेसिपिएंट। तो तीनों में से जो भी जनरेट करेगा ई वे बिल 01 पार्ट ए भर के, वो कहलाएगा जनरेटर। और बाकी दोनों को आप बोलोगे ये अदर पार्टी। ये एकदम क्लियर रखो। थोड़ा सा और बता देता हूं। चलो मान लो सप्लायर रजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो फिर सप्लायर जनरेट कर देगा। या फिर आप सोचो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पार्टी है, रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, सप्लायर नहीं है, तो रेसिपिएंट जनरेट कर देगा। मान लो दोनों के दोनों ही अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ट्रांसपोर्टर जनरेट कर देगा। कोई भी एक जन जनरेट कर सकता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टर के केस में एक एक्सेप्शन होता है कि ट्रांसपोर्टर चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, वो जीएसटी पोर्टल में जाके ई वे बिल जनरेट कर सकता है बाय यूजिंग पैन नंबर एंड आधार नंबर इंस्टेड ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो अब आते हैं इधर। पहला स्टेप एनरोलमेंट। पहले स्टेप को अपने क्या बोलेंगे? एनरोलमेंट। मतलब आप पहले जाओ जीएसटी का ये जो वेबसाइट है, इस पर एक यूजर आईडी पासवर्ड तो क्रिएट करो। एनरोलमेंट ऑन द ई वे बिल जीएसटी पोर्टल बाय यूजिंग, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो जीएसटी, नहीं हो तो पैन एंड आधार, जो बेसिकली ट्रांसपोर्टर्स के लिए होता है। सेकेंड, जेनरेशन। सेकेंड, लॉग इन कीजिए एंड जनरेट ई बिल। यहां पर आपको भरना पड़ेगा पार्ट ए। इस बिल में 2 पार्ट होते हैं ना, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट बी तो बाद में ट्रांसपोर्टर भरता है जब मूवमेंट ऑफ गुड्स चालू होता है, उसके पहले ही आप ये जब बिल बनाते हो तो पार्ट ए का में जाके डिटेल्स भर देते हो। जैसे आप ये करोगे वैसे ही ई वे बिल नंबर जनरेट हो जाएगा सिस्टम में फॉर वेरिफिकेशन। 12 डिजिट नंबर होता है विथ क्यूआर कोड। Having 12 digit with QR code for quick verification during the movement of goods।
और ये कम्युनिकेट हो जाता है बाय SMS और ईमेल टू ऑल द 3 पार्टीज, सप्लायर, ट्रांसपोर्टर, रेसिपिएंट। सबको पता चल जाता है कि भाई अपना ई-वे बिल नंबर आ गया है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ई-वे बिल नंबर। ये देखो ये फॉर्म GST ई-वे बिल 1, इसमें 2 पार्ट होते हैं, A और B। जो भी जनरेटर बंदा है, जो भी इधर राइट साइड में देखो, मैं आई एम हाईलाइटिंग इट विद येलो कलर, वो देखो उधर येलो कलर से हाईलाइट किया मैंने। पार्ट ए इज फिल्ड बाय ई-वे बिल जनरेटर, जो कि तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें सारी डिटेल्स रहेंगे सप्लायर, गुड्स और रेसिपिएंट के, दैट इज पार्ट ए। पार्ट बी इज फिल्ड बाय ट्रांसपोर्टर व्हेन मूवमेंट ऑफ गुड्स स्टार्ट। जब मूवमेंट ऑफ गुड्स स्टार्ट होगा तब ट्रांसपोर्टर उसको भर देगा, वहीं से ई-वे बिल की वैलिडिटी काउंट होती है। पार्ट ए और पार्ट बी, इन दोनों के बीच में मैक्सिमम 15 दिन का गैप अलाउड है। मतलब ऐसा नहीं है ना कि आप ई-वे बिल जनरेट करके बैठ गए, अब 4 महीने बाद लॉरी से माल जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। आपको तो जब माल जाएगा तभी आपको भरना चाहिए, ऐसा तो ना पहले से भर के बैठ गए। तो पार्ट ए और पार्ट बी में इन्होंने बोला मैक्सिमम 15 दिन का गैप रहता है, ठीक है। ई-वे बिल जनरेटेड इज वैलिड फॉर 15 डेज, जब तक कि आप पार्ट बी अपडेट ना कर लो। प्लीज इसका मतलब समझो। इफ समबडी आस्क्स योर क्वेश्चन फॉर हाउ लॉन्ग द ई-वे बिल इज वैलिड, नेवर 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 से 15 डेज, नो। ई-वे बिल का वैलिडिटी अलग ही चीज है, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर, जो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। एक ई-वे बिल कितने दिन के लिए वैलिड होगा, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कन्वेयंस। इट इज नॉट 15 डेज। 15 डेज ये लोग समय दे रहे हैं कि भैया पार्ट बी को आप भर लेना, ठीक है। पार्ट ए से पहले जनरेट कर लिया आपने, अब मूवमेंट ऑफ गुड्स चालू कर देना आप 15 दिन के अंदर ही, यानी फिर पार्ट बी को भर लेना। तो पार्ट ए और पार्ट बी के बीच में फिलिंग ऑफ पार्ट ए एंड फिलिंग ऑफ पार्ट बी के बीच में मैक्सिमम गैप कितना, 15 दिन का, ठीक है। वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई-वे बिल कब से स्टार्ट होता है, जब से ट्रांसपोर्टर पार्ट बी को भरता है। इधर देखो, द वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल स्टार्ट्स व्हेन फर्स्ट एंट्री इज मेड इन पार्ट बी, दैट इज व्हीकल एंट्री, वो ट्रांसपोर्टर भरता है। और अगर रेलवे वगैरह का केस है, रेलवे एयर, उसमें मैं आऊँगा बाद में, तो वहाँ पे उनका एक GRN नंबर होता है, वो भरना पड़ता है, ठीक है। ये सीन, तो अभी ई-वे बिल थोड़ा सा समझ में बेटर आ रहा होगा क्या चीज़ है। अब ऊपर मूव करते हैं, ओके। इधर देखो सेकेंड बॉक्स पे अब आ गया मैं ऊपर। हु जनरेट्स ई-वे बिल, 2 पार्ट है। सबसे पहले रोड ट्रांसपोर्ट, अगर लॉरी से ट्रांसपोर्ट है तो कोई भी भर सकता है, सप्लायर, ट्रांसपोर्टर, रेसिपिएंट। कब भर सकता है, बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स। याद होगा ना, पार्ट बी भरते हैं, मूवमेंट ऑफ गुड्स चालू करने के वक्त ही पार्ट बी भरा जाता है, फिर वहां से वैलिडिटी पीरियड चालू होता है। तो ई-वे बिल इज क्रिएटेड बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। लेकिन इफ द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे, एयरक्राफ्ट और शिप, अगर आपका जो माल है वो लॉरी से नहीं जा रहा, रेलवे, एयरक्राफ्ट, शिप से जा रहा है, तो क्या होगा। फर्क को आप समझो। लॉरी से माल तब भेजा जाता है जब आपके पास एक रीजनेबल साइज का सामान है और डोर टू डोर डिलीवरी चाहिए। लेकिन अगर आपको डोर टू डोर डिलीवरी नहीं करना है और सस्ता ट्रांसपोर्ट करना है, तो आप इसको चुनोगे, रेलवे, एयरक्राफ्ट, शिप। रेलवे, एयरक्राफ्ट, शिप में एक साथ में मैनी कंसाइनमेंट्स जाते हैं, बहुत सारे लोग अपना सामान भेजते हैं इसके थ्रू, ठीक है। रेलवे, एयरक्राफ्ट या शिप से जब सामान जाता है तो अनेकों लोग एक साथ अपना सामान भेजते हैं, ठीक है। यहां पर ई-वे बिल का जो पार्ट बी है वो ट्रांसपोर्टर यानी कि रेलवे वाला कभी नहीं भरेगा। रेलवे वाले को या एयरक्राफ्ट या शिप वाले के पास इतना समय नहीं है कि हजारों सप्लायर का माल जो उसके थ्रू जा रहा है उसको बैठ के भरता रहे दिन भर। तो यहां पर द बिल इज प्रिपेयर्ड बाय सप्लायर और रेसिपिएंट। पार्ट बी भी वो लोग ही भरते हैं, ठीक है। रेलवे वाला या एरोप्लेन वाला या शिप वाला उनको एक डॉक्यूमेंट दे देता है, ठीक है, रेलवे रिसिट, बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल, इस तरह का। उसमें जो GRN नंबर होता है, व्हीकल डिटेल्स वगैरह सब, वो सप्लायर या रेसिपिएंट भरते हैं, रेलवे वाले नहीं भरते।
तो पार्ट बी इज ऑल्सो फिल्ड बाई देम, एस और आर, ठीक है। ये कब भरा जाता है? इट कैन बी ई-वे बिल कैन बी जनरेटेड बिफोर और आफ्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स बट बिफोर डिलीवरी, या मूवमेंट के पहले नहीं, मूवमेंट के बाद भी आप कर सकते हो, आफ्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स भी आप कर सकते हो, क्योंकि रेलवे वाला आपको देगा ना, रेलवे वाला आपको एक डॉक्यूमेंट देगा, रेलवे रिसिट, या एरोप्लेन वाला आपको एयरवे बिल देगा, या शिप वाला है तो वो आपको बिल ऑफ लेडिंग देगा, तो वो डॉक्यूमेंट मिलेगा, मूवमेंट चालू होगा, तो वो डॉक्यूमेंट की डिटेल्स देके आपको भरने पड़ेंगे। यू शुड फिल इट बिफोर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट, मतलब यहां से आपका एयर, रेलवे या शिप रवाना हुआ, आपको डॉक्यूमेंट पकड़ा के आप डिटेल्स को आप पार्ट बी में भर दीजिए, तो डिलीवरी के पहले वो भर जाना चाहिए, ठीक है। और सामने वाला रेसिपिएंट जो है ई-वे बिल दिखा के फिर डिलीवरी कलेक्ट करेगा, ठीक है। यही पूरी कहानी रेलवे वालों की इसमें लिखी हुई ऊपर, ओके। गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे, एरोप्लेन और वेसल, मतलब वही शिप, ओके ना। पूरा डिटेल्स जो भी मैं बोला हूँ सब यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। आप बात को समझो, रेलवे, एरोप्लेन या ये शिप में माल कौन भेजेगा? बहुत सारे लोग एक साथ, तो वहाँ रेलवे वाले बैठ के डिटेल्स नहीं भर सकते, आप ही बैठ के एयरवे बिल बनाओ। तरीका क्या होगा? माल जब आपने उनको पकड़ा दिया, वहाँ से वो लोग आपको एक डॉक्यूमेंट पकड़ाएंगे एंड दे विल स्टार्ट द जर्नी। आप उस डॉक्यूमेंट को यूज़ करके ई-वे बिल पे डिटेल सारा भर दीजिए, पार्ट ए पार्ट बी। डिलीवरी के पहले ई-वे बिल रेडी है, जो भी रेसिपिएंट है वो ई-वे बिल दिखाएगा, नंबर देगा और फिर डिलीवरी ले लेगा, ओके। कैंसलेशन ऑफ ई-वे बिल, अगर किसी को भी ई-वे बिल कैंसिल करना है तो कब कैंसिल कर सकता है? किसी को, मतलब ई-वे बिल जनरेटर, जिसने भी ई-वे बिल जनरेट किया था, मैंने बोला था ना दो तरह के लोग हैं, इधर दिखा रहा हूं मैं, STR में से जो भी ई-वे बिल जनरेट करता है उसको अपने बोलते हैं ई-वे बिल जनरेटर, और बाकी दो जन को बोलते हैं अदर पार्टी। तो ई-वे बिल जनरेटर में कैंसिल द ई-वे बिल विद इन 24 आवर्स। उसने बिल बना लिया पर फिर कोई वजह से या तो उनका सौदा ही कैंसिल हो गया, कोई भी वजह से उनका सौदा ही कैंसिल हो गया, तो वो कैंसिल करना चाहेंगे। तो whoever has generated ई-वे बिल कैन कैंसिल इट विद इन 24 आवर्स। एक बार अगर जर्नी चालू हो गई, मूवमेंट चालू हो गई, तब फिर कैंसिल नहीं हो पाएगा। एंड ई-वे बिल कैन नॉट बी कैंसल्ड इफ इट हैज बीन वेरीफाइड इन ट्रांजिट। जर्नी चालू हो गई और चेक पोस्ट पे वेरिफिकेशन हो चुका, तब आप कैंसिल नहीं कर सकते। रिजेक्शन ऑफ ई-वे बिल ये कौन करेगा? अदर पार्टी, ठीक है। जिसने ई-वे बिल बनाया था वो कैंसिल कर सकता है, दूसरे पार्टीज जो हैं वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं विद इन 72 आवर्स, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन, ये एक छोटा सा थियरी क्वेश्चन की तरह आ सकता है। जिस पर्सन ने भी लगातार 2 कॉन्जिक्यूटिव रिटर्न्स भरने में डिफॉल्ट कर दिए, जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद मोस्ट ऑफ द लोग मंथली रिटर्न भरते हैं, अभी क्वार्टरली रिटर्न का भी स्कीम आया पर मंथली वाले को पकड़ते हैं, तो लगातार 2 महीने तक अगर आप मंथली रिटर्न नहीं जमा करो, ठीक है, तब फिर आप ई-वे बिल जनरेट करने का अपना पावर लूज कर दोगे, फिर आप ई-वे बिल नहीं जनरेट कर पाओगे तो मूवमेंट ऑफ गुड्स में दिक्कत आ जाएगा। और जो कॉम्पोजिशन स्कीम वाले होते हैं वो क्वार्टरली भरते हैं, तो लगातार 2 क्वार्टर तक अगर उन्होंने नहीं भरा तो फिर वो भी ई-वे बिल जनरेट करने का पावर खो देंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ई-वे बिल, इसमें बाद में, ऊपर आ जाओ। तो अभी हम लोगों ने ये 3 टॉपिक पढ़ा, ई-वे बिल इंट्रोडक्शन, व्हेन इज ई-वे बिल रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड एंड हाउ डज ई-वे बिल वर्क, एक इंसान पोर्टल पे जनरेट करेगा एंड ऑल दैट। नाउ वी आर गोइंग टू डू टाइप्स ऑफ ई-वे बिल, कितने अलग अलग तरह का ई-वे बिल होता है। मेनली 3 ही होते हैं, 1 2 3। इसमें नीचे और भी टॉपिक्स हैं, वो टाइप्स ऑफ ई-वे बिल नहीं है, वो क्वेश्चन आंसर्स एक तरह से। एक होता है नॉर्मल ई-वे बिल, अगर लॉरी में एक ही टाइप का गुड्स जा रहा है, एक ही टाइप का गुड्स जा रहा है जिसका एक ही कोड है, HSN कोड। जो सर्विस वाले होते हैं उनका 6 डिजिट का HSN कोड होता है, मतलब जैसे मैं टीचिंग सर्विस दे रहा हूँ तो इसका एक HSN कोड होता है 6 डिजिट का, और जो गुड्स वाले होते हैं उनके भी हर एक गुड्स का HSN कोड होता है, वो 8 डिजिट का होता है। तो जब एक ही टाइप का गुड्स आप भेजो लॉरी से तो नॉर्मल ई-वे बिल होगा। फिर होता है बल्क ई-वे बिल, जब एक ही लॉरी में मल्टीपल टाइप ऑफ गुड्स जा रहे हैं जिनका अलग अलग HSN है, तब आप बल्क ई-वे बिल यूज करते हो, सब पोर्टल में, ठीक है।
थर्ड, ये बहुत जोरदार आया, कंसोलिडेटेड ई वे बिल, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इसके लिए ये डायग्राम को नोटिस करो, ठीक है। मान लो कि एक ट्रक जा रहा है कलकत्ता से दिल्ली, ठीक है, ये कोलकाता टू दिल्ली है, एक ट्रक है, ट्रक कोलकाता से दिल्ली जा रहा है, सिंगल रूट। कोलकाता से दिल्ली जो है नेशनल हाईवे की जर्नी है। सबसे पहले रास्ते में आएगा पटना, उधर पटना, फिर उसके बाद आएगा वाराणसी जिसको बनारस भी बोलते हैं, फिर आएगा आगरा और फिर आएगा दिल्ली। एक ही रूट है ट्रक का, ठीक है, 4 अलग। अब इस ट्रक पे मान लो 4 अलग अलग सप्लायर ने अपना माल रवाना किया है और ट्रक जो है रास्ते से होता हुआ गुजरेगा और अलग अलग डेस्टिनेशंस पर अलग अलग सप्लायर का माल उतारते हुए जाएगा। सप्लायर 1 जो है उसको कैलकाटा से पटना भेजना है कुछ, सप्लायर 2 को कैलकाटा से वाराणसी भेजना है, सप्लायर 3 को अपना सामान कलकत्ता से आगरा भेजना है और सप्लायर 4 को कैलकाटा से दिल्ली भेजना है। नाउ द ट्रक इज फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रूट एंड ट्रक इज कैरिंग द गुड्स ऑफ वेरियस सप्लायर्स एंड हु हैव गॉट वेरियस रेसिपिएंट्स, अलग अलग डेस्टिनेशंस है, ठीक है। ऐसे केस में क्या होता है कि चारों सप्लायर अलग अलग ई वे बिल जनरेट करेंगे, कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, चारों अपना अलग अलग ई वे बिल जनरेट करेंगे। ट्रांसपोर्टर को एक पावर मिलेगा, ये जो पूरा टॉपिक है इसमें फायदा किसका है, ट्रांसपोर्टर का, कि ट्रांसपोर्टर को या तो 4 अलग अलग ई वे बिल का डिटेल ले जाना पड़ता, बोला उसके बदले एक तरीका है, ट्रांसपोर्टर चाहे तो इट्स ऑप्शनल, वो इन चारों ई वे बिल को कंसोलिडेट करके एक सिंगल ई वे बिल बना सकता है जिसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड ई वे बिल, और सिर्फ वही वो रास्ते भर कैरी करता हुआ आगे तक जाएगा। तो ये इज एन ऑप्शन, ठीक है। कंसोलिडेटेड ई वे बिल लिखो ऑप्शनल। डिफरेंट सप्लायर्स हैं, डिफरेंट रेसिपिएंट्स हैं, सेम ट्रांसपोर्ट रूट है या सेम ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। Consolidated e-way bill is a document containing multiple e-way bills being carried on in one conveyance। तो ट्रांसपोर्टर को अलग अलग ई वे बिल के बदले बस एक बात तो आप समझो, द consolidated e-way bill is not replacing the single e-way bill। वो 4 ई वे बिल अलग हैं, उनको कंबाइन करके ट्रांसपोर्टर डिटेल भर रहा है और consolidated ई वे बिल जनरेट कर रहा है ताकि थ्रू आउट द जर्नी उसको एक ही बिल ले जाना पड़े। तो बस ये सहूलियत के लिए, और इससे कोई आपको टैक्स में बचत होने वाली नहीं है। क्लियर है? तो ये कंसोलिडेटेड ई वे बिल, इसका फॉर्म नंबर ये रहा, मैंने शुरू में बोला था ना 3 आएंगे, 1 2 3, ये 2 है कंसोलिडेटेड ई वे बिल। आफ्टर इंडिविजुअल ई वे बिल्स हैव बीन जनरेटेड बाय द सप्लायर्स where multiple consignments are intended to be transported in one conveyance, the transporter may indicate the serial number of e-way bills generated in respect of each such consignment electronically on the common portal, and a consolidated e-way bill in GST EWB 2 may be generated by him। may be मतलब optional है, ठीक है, prior to commencing the movement of goods। वैलिडिटी, अच्छा, इंडिविजुअल ई वे बिल की वैलिडिटी अलग अलग होती है, किसी की 4 दिन है, किसी की 6 दिन है। एक बार एग्जांपल लिख रहा हूँ, सपोज मान लो, जस्ट एक बार एग्जांपल, ये 4 डेज है, ये 6 डेज है, ये 7 डेज है, ये 9 डेज है, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड ई वे बिल का वैलिडिटी क्या होगा, वो बोलता है वो इंडिविजुअली इन चारों में से जो सबसे ज्यादा है, दैट विल बी द आंसर, 9 डेज। कंसोलिडेटेड ई वे बिल का अपना कोई इंडिविजुअल वैलिडिटी पीरियड नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि उस कंसोलिडेटेड बिल में कौन से अलग अलग ई वे बिल हैं, तो जिसका जो अलग अलग है उतना ही वैलिडिटी रहेगा। मतलब पटना तक आपको 4 दिन के अंदर ही पहुंच जाना है, ठीक है, वाराणसी तक आपको 6 दिन में, आगरा तक 7 दिन में, दिल्ली तक 9 दिन में, अलग अलग ही। तो कंसोलिडेटेड ई वे बिल का अपना कोई वैलिडिटी नहीं होता, उसके अंदर जो अलग अलग ई वे बिल्स होते हैं उनकी जो वैलिडिटी पीरियड होती है वैसे ही लिया जाता है। बिल टू शिप टू मॉडल, ये बस मैं एक बार दिखाना चाहता था। बिल टू शिप टू मॉडल बताया था ना, बिलिंग किसी और एड्रेस पे हो रहा है और शिपमेंट किसी और एड्रेस पे हो रहा है, तो ऐसे केसेस में भले ही आपके 2-3 इनवॉइसेस बन रहे हो पर ई वे बिल एक ही रहेगा। ओके, ये रहा, इसका पूरा एग्जाम्पल है, बस इतना याद रखो, यहाँ पे एक ही ई वे बिल बनेगा। नेक्स्ट, मल्टीपल इनवॉइसेस इशूड बाय द सेम सप्लायर। ऐसा क्यों, हाउ इज दैट पॉसिबल कि एक ही सप्लायर मल्टीपल इनवॉइसेस देगा? ऐसा इसलिए, अगर सप्लायर के अलग अलग ब्रांचेस हैं,
सप्लायर के अलग अलग ब्रांचेज है और उसने हर ब्रांच का सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तब जीएसटी में उन सबको डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं। अब मान लो सप्लायर को एक बड़ा ऑर्डर मिला है और उसको माल निकालना है, तो वो बड़ा ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए उसको अपने हर ब्रांच से थोड़ा थोड़ा सामान निकलवाना पड़ेगा। तो अलग अलग ब्रांच से जब वो सामान निकलवाएगा और जोड़ेगा, तो हर ब्रांच क्योंकि अलग से रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो वो लोग अलग से इनवॉइस बनाएंगे, ठीक है। तो अलग अलग इनवॉइसेस उसको इशू करने पड़ेंगे और एक ही साथ माल जा रहा है एक ही ट्रक में। तो ऐसे केस में क्या होगा, अलग अलग ब्रांचेस ने अपना इनवॉइस बनाया, अपना सामान भेजा, एक ही ट्रक में आ रहा है फिर जा रहा है, बिल भी ईवे बिल भी अलग अलग बनेगा। इसमें डिपार्टमेंट का क्लैरिफिकेशन है, डिपार्टमेंट बोलता है वन इनवॉइस वन ईवे बिल, ईच इनवॉइस विल रिक्वायर अ सेपरेट ईवे बिल। तो यहाँ पे आपको सेपरेट ईवे बिल चाहिएगा, ठीक है। FAQ इशूड बाय CBIC, आपको मल्टीपल ईवे बिल लगेंगे फॉर ईच इनवॉइस वन ईवे बिल, ठीक है। बाद में तो लॉरी वाले के पास ऑप्शन ही है कि वो सारे अलग अलग ईवे बिल को कंबाइन करके एक कॉन्सोलिडेटेड ईवे बिल जनरेट कर सकता है, उसके पास ऑप्शन है ही। ये क्वेश्चन है, एक कॉस्मेटिक कंपनी है, बंगाल की है, ठीक है। इसके दो अलग अलग ब्रांचेस हैं, एक है पार्क स्ट्रीट वाला ब्रांच, पार्क स्ट्रीट कैलकाटा में जगह है जिसके लिए अलग से जीएसटी नंबर उन्होंने ले रखा है। इनका और एक ब्रांच है दमदम, ये भी कैलकाटा में ही आता है। तो इन दोनों ब्रांचेस से ही वो अलग अलग सामान निकाल के मिलाकर जयपुर भेज रहा है। जयपुर में कस्टमर बैठा है, कस्टमर का नाम है झावेरी, तो झावेरी कस्टमर जो है वो जयपुर में, तो बंगाल की एक कंपनी, कॉस्मेटिक कंपनी बंगाल में ही, कलकत्ता के अंदर ही अपने दो अलग अलग ब्रांचेस है, पार्क स्ट्रीट और दमदम ब्रांच, जो कि दोनों ही ये हैं क्या बोलते हैं जीएसटी में रजिस्टर्ड है अलग अलग। तो वो लोग से माल निकाल रही है, कितने का माल निकाल रही है, एक से निकाल रही है 55,000 और दूसरे से 65,000, तो दोनों जगह 50,000 से बेसी का माल है। दो अलग अलग इन्वॉइस बनेगा बिकॉज दो अलग अलग रजिस्टर्ड पर्सन हैं। 1,20,000 का इन्वॉइस एक साथ नहीं बनेगा, अलग अलग। 55,000 का इन्वॉइस पार्क स्ट्रीट ब्रांच बनाएगा, 65,000 का इन्वॉइस दमदम ब्रांच बनाएगा। दो इन्वॉइसेस, माल एक साथ जा रहा है, तो दो ईवे बिल चाहिए, 2 सेपरेट ईवे बिल्स। नेक्स्ट, इसी कड़ी में लास्ट टॉपिक है मल्टीपल व्हीकल्स का इस्तेमाल। मल्टीपल व्हीकल्स का मतलब क्या होता है, मान लो कि सामान बहुत दूर जगह भेजना है और जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी से हमने बात की है वो अकेले उतनी दूर तक सामान नहीं पहुंचाएगा। तुम्हारे साथ भी तो ऐसा हुआ होगा, कई बार हम लोग को कहीं जाना होता है तो वहाँ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट हम लोग को नहीं मिलती है, तो अपने को तो घूम के जाना पड़ता है ना, क्रॉसओवर फ्लाइट लेके, होता है कि नहीं होता है। तुमको ही मान लो अपने घर से निकल के कहीं कोचिंग सेंटर में कभी जाना पड़ता था, तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो एक कन्वेंस होता था, कुछ को 3-4 कन्वेंस लगते थे। तो हो ही सकता है ना कि आपका जो सामान है वो ओरिजिन से डेस्टिनेशन एक कन्वेंस में नहीं मल्टीपल कन्वेंस में जा रहा हो, अलग अलग ट्रक अलग अलग ट्रांसपोर्ट कंपनी भेज रहे हो, तब क्या होगा, एक पर्टिकुलर दूरी तक। सपोज टेक दिस एग्जाम्पल, हम लोग को कैलकाटा से दिल्ली कोई सामान भेजना है, तो वो डायरेक्टली एक ट्रांसपोर्टर नहीं जा रहा है, ट्रांसपोर्टर 1 एक जगह तक पहुंचा के आएगा, फिर मान लो उसके बाद एक दूसरा ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर 2, फिर एक सर्टन प्लेस के बाद एक नया ट्रांसपोर्टर है वो भेजेगा। ऐसा भी तो हो सकता है, मतलब ट्रांसपोर्टर 1 यहाँ तक, फिर ट्रांसपोर्टर 2, फिर ट्रांसपोर्टर 3। तो ऐसे केस में क्या होगा, सामान वही है, इनवॉइस वही है, पर 3 अलग अलग ट्रांसपोर्टर आ गए, तब क्या होगा, क्या 3 बार ईवे बिल बनेगा, नो, 1 ईवे बिल, एक ही ईवे बिल बनेगा। उसमें क्या होगा, पार्ट बी जिसको ट्रांसपोर्टर लोग भरते हैं ना, विल बी अपडेटेड 3 टाइम्स। पहले उसको भरेगा कौन, ट्रांसपोर्टर 1, फिर भरेगा ट्रांसपोर्टर 2, फिर भरेगा ट्रांसपोर्टर 3। मल्टीपल ट्रक से जा रहा है, मल्टीपल व्हीकल से जा रहा है, तो पहली जर्नी में पार्ट बी को ट्रांसपोर्टर 1 भर देगा, फिर सेकंड जर्नी में ट्रांसपोर्टर 2 भर देगा, फिर थर्ड जर्नी में ट्रांसपोर्टर 3। बिल एक ही रहेगा, ईवे बिल एक ही लगेगा। ये है मल्टीपल व्हीकल्स का केस। तो वही पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने लिख के दिया है, ठीक है। ये रहा स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा डिजाइन कर दिया है। ये रहा क्वेश्चन, एकदम सिंपल है, मैं रीड नहीं कर रहा हूं,
कि एक शहर से दूसरे शहर ले जाना था, तो 2 ट्रांसपोर्टर का इस्तेमाल हुआ है, तो भाई वो पहले ट्रांसपोर्टर ए भर देगा पार्ट बी में डिटेल, फिर ट्रांसपोर्टर बी भर देगा। कब एक्सेम्पशन है इससे? एग्जेम्पशन, अगर इंट्रा स्टेट मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, एंड लेस देन इक्वल टू 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर इंट्रा स्टेट गुड का मूवमेंट हो रहा है इंट्रा स्टेट और लेस देन 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेस देन इक्वल टू 50 किलोमीटर, तब आपको बार बार उसको पार्ट बी को अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। The details, when it is not mandatory to furnish the details of conveyance in part B, in case of multiple vehicles obviously, the detail of conveyance may not be furnished in part B of the e-way bill where the goods are transported for a distance of less than equal to 50 किलोमीटर within the same state, ठीक है। तब बार बार भरने की जरूरत, अपडेट करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये था अपना टॉपिक टाइप्स ऑफ ई-वे बिल। हम लोग लगभग खत्म करने की ओर आ चुके हैं अब, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक है वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई-वे बिल। मैंने बोला था इट इज़ नॉट 15 डेज, वो तो पार्ट ए और पार्ट बी के बीच का गैप है। वैलिडिटी पीरियड मतलब आपका ई-वे बिल कितने दिन के लिए वैलिड है, ठीक है। तो ई-वे बिल का जो वैलिडिटी पीरियड होता है इट इज़ कैलकुलेटेड इन डेज एंड इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है। अब देखते हैं, ये रहा। सबसे पहले ई-वे बिल का वैलिडिटी पीरियड स्टार्ट कब से होगा? जब ट्रांसपोर्टर पार्ट बी में व्हीकल का डिटेल्स भरता है तब, ठीक है। मूवमेंट ऑफ द गुड्स उसके बाद ही चालू होता है। फर्स्ट द ट्रांसपोर्टर फिल्स द डिटेल इन पार्ट बी ऑनलाइन, तब मूवमेंट ऑफ द गुड्स चालू होता है, वहीं से वैलिडिटी काउंट होता है, ठीक है। और अगर रेलवे, एयर या शिप है तब तो जो भी पहला आप एंट्री डालोगे ना, मतलब वो लोग की तरफ से GRN मिलता है, बिल ऑफ लीडिंग वगैरह, फिर वहां से चालू होता है, ठीक है। अब देखो कितना सुंदर क्वेश्चन है समझाने के लिए, ये इंस्टीट्यूट के मैट का ही है, अधिकतर क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मैट के ही हैं। सप्लायर जो था कंसाइनर हैंड्स ओवर इज गुड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑन फ्राइडे टू ट्रांसपोर्टर। तो कंसाइनर जो था सप्लायर, उसने अपना माल ट्रांसपोर्टर को पकड़ा दिया था फ्राइडे को, परंतु द ट्रांसपोर्टर स्टार्टेड द जर्नी ऑन मंडे। तो क्या होगा? बहुत सिंपल है, वैलिडिटी पीरियड फ्राइडे से चालू नहीं होगा, मंडे को ट्रांसपोर्टर पार्ट भी भरेगा और मंडे से ही वैलिडिटी काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो वैलिडिटी फ्राइडे से नहीं होता, मंडे से। जब ट्रांसपोर्टर पार्ट भी भरेगा वहीं से चालू होगा, ओके। अब एक बार इधर देखो वैलिडिटी पीरियड, ये देखो वैलिडिटी पीरियड का डायग्राम दिख रहा है 2 पार्ट में, इसको पहले एक पार्ट में तोड़ो। नॉर्मली वैलिडिटी पीरियड कितने दिन का होता है? आई टोल्ड यू डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अगर आप पहला 100 किलोमीटर तक के लिए 1 डे, अगर आपका टोटल डिस्टेंस जो भी ट्रैवल करना है वो 100 किलोमीटर तक का है, तो 1 दिन बहुत ज़्यादा है भाई। 100 किलोमीटर गाड़ी को अगर तुम जो हाईवे वगैरह पे जाती है, जाम भी है, सब कुछ है, तुम 25 किलोमीटर पर आवर का भी अगर ट्रक का स्पीड पकड़ो, 25 किलोमीटर मतलब जो शहरों में हम लोग की गाड़ियाँ चलती है वो 20-30 के एवरेज पे चलती है। तो अगर ट्रक का स्पीड तुम 25-30 किलोमीटर पकड़ो तो 4 घंटे में जर्नी पूरा हो जाएगा। तो 100 किलोमीटर के लिए अगर ये लोग 1 डे टाइम दे रहे हैं तो इट्स इनफ, ठीक है। और फिर बोलते हैं फॉर एवरी नेक्स्ट 100 किलोमीटर ऑफ पार्ट देयर ऑफ, एक दिन करके जुड़ता जाएगा, 1 एडिशनल डे, एवरी 100 किलोमीटर पार्ट देयर ऑफ 1 एडिशनल डे ऐड होता जाएगा। मतलब सपोज आप सोचो कि जर्नी 350 किलोमीटर की है, 350 किलोमीटर तो कितना होगा? 4 दिन। वेरी सिंपल, एकदम सिंपल मैथ्स है। 350 दिन तो 350 किलोमीटर का जर्नी तो 4 दिन, ठीक है। 250 किलोमीटर है तो 3 दिन, उस तरह से निकालना है। इन्होंने बोला लेकिन अगर नॉर्मल कार्गो नहीं है, आपका जो कार्गो है वो ओवर डायमेंशनल कार्गो है या मल्टी मॉडल शिपमेंट है। ये क्या होता है? ओवर डायमेंशनल कार्गो जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। लेट मी शो इट टू यू। हाँ, तो वी वर डिस्कसिंग दिस ना। तो अब ये इन्होंने बोला बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट है। नंबर 1 ओवर डायमेंशनल कार्गो, ये देख लो फोटो, ये आप देख रहे हो, दीज आर ओवर डायमेंशनल कार्गो। एक बार देखोगे ट्रक में चक्का कितना लगा हुआ है, एकदम भयंकर। जस्ट लुक एट दिस डायग्राम ओवर डायमेंशनल कार्गो का। इसके व्हील्स कितने लगे हुए आप देखो। तो इतना भारी और इतना बड़ा व्हीकल अगर ये गुजरेगा तो इसकी स्पीड तो ऑलरेडी कम होगी, तो इनके लिए आपको वैलिडिटी ज़्यादा की मिलेगी। यहाँ पे 100 किलोमीटर पर एक दिन नहीं, यहाँ 20 किलोमीटर पर एक दिन है। मतलब अगर 20 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है तो 1 डे, एंड फॉर एवरी 20 किलोमीटर ऑफ पार्ट देयर ऑफ 1 एक्स्ट्रा डे ऐड होता जाएगा। ये है ओवर डायमेंशनल कार्गो, ठीक है। अच्छा, और एक नाम है मल्टी मोडल शिपमेंट। मल्टी मोडल शिपमेंट का मतलब क्या होता है?
सोचो कि चेन्नई से कलकत्ता की अगर मैं बात करूं, अगर तुमने इंडिया का मैप देखता हूं मेरे पास होगा तो आई विल शो इट टू यू। है। हाँ ये देखो इधर, ये अपना इंडिया का मैप है बॉस। आप एक बार नोटिस करो कि कोलकाता ये रहा, मतलब थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा मुझे, 1 सेकेंड। दिस इज कोलकाता, ओके। एंड यही कोस्टल एरिया से जाते जाते आपको मिलेगा यहाँ चेन्नई। देख रहे हो चेन्नई नीचे ये रहा, चेन्नई कोलकाता। तो चेन्नई से ये कोलकाता का जो पूरा जर्नी आप देख रहे हो, इट इज मोर और लेस बाय शिप। आप रोड से भी कर सकते हो, रोड का भी रास्ता है नेशनल हाईवे का, पर शिपमेंट का भी रास्ता है। तो इसको बोलते हैं मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट। कैसे? कैलकाटा एग्जैक्टली समुद्र तट पे नहीं है, मैं कैलकाटा में हूं, आई नो द ज्योग्राफी। कैलकाटा एग्जैक्टली समुद्र तट पे नहीं है, यहां से समुद्र तट काफी अच्छा खासा दूर है, मिनिमम 200 किलोमीटर होगा। तो पहले क्या होगा, आप समझो कि पहले तो कोलकाता से समुंदर के वो कस्टम पोर्ट तक जो माल आएगा वो ट्रक से लाना पड़ेगा, ठीक है, वो ट्रक से लाद के लाना पड़ेगा। फिर वहां से शिपमेंट चालू होगा और फिर वो शिपमेंट चेन्नई पहुंचा। अब जरूरी थोड़ा ना है कि चेन्नई में वो समुंदर तट पे ही डिलीवरी देनी हो, डिलीवरी हो सकता है अंदर में कहीं देनी हो थोड़ी, तो वहां पे फिर वापस से ट्रक का इस्तेमाल होगा। तो ट्रक शिप ट्रक, इसको बोलते हैं मल्टी मोडल। वेयर मोर देन वन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड, इट्स कॉल्ड मल्टी मोडल, एंड एटलीस्ट वन ऑफ द मोड्स इज शिप, तो इसको बोलते हैं मल्टी मोडल शिपमेंट। जो एक ऐसा ट्रांसपोर्ट जर्नी जहां मल्टीपल अलग अलग मोड लगे और वन ऑफ देम इज शिप, उसको बोलते हैं मल्टी मॉडल शिपमेंट, ठीक है। तो इधर ध्यान देना, हम लोग यहां पे थे, तो इन्होंने बोला अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है या मल्टी मॉडल शिपमेंट है तो उस केस में 100 किलोमीटर के बदले 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो एक दिन आपको मिलेगा, फिर फॉर एवरी पार्ट देयर ऑफ 2020 का एक दिन ऐड होता जाएगा। तो नॉर्मली ये जो वैलिडिटी पीरियड है कैसे निकाली जाती है, इज बेस्ड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द जर्नी। यूजुअली 100 किलोमीटर्स पर डे का होता है, लेकिन अगर ओडीसी या एमएमएस है तो 20 किलोमीटर्स पर डे का होता है वैलिडिटी पीरियड, ठीक है। ये ऊपर ओवर डायमेंशनल कार्गो का मैंने मतलब बता रखा है, मल्टी मॉडल शिपमेंट का मतलब भी बता रखा है। एक्सटेंशन, आपकी वैलिडिटी पीरियड ऑलरेडी ये जो है काफ़ी लंबी चौड़ी है, देखो इतना कोई इसमें मतलब इन्होंने ज़्यादा ही समय दिया आपको, फिर भी अगर कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हैं तो आप खुद भी एक्सटेंड कर सकते हो कुछ केसेस में, कुछ केसेस में कमिश्नर भी एक्सटेंड कर सकता है। मतलब देयर आर सर्टेन केसेस जहां आप खुद जाके पोर्टल में एक्सटेंड कर पाओगे और कुछ जगह पे आपको कमिश्नर का परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। कब तक एक्सटेंशन करना पड़ेगा? ईवे बिल की वैलिडिटी पीरियड समाप्त हो चुकी, समाप्त होने के बाद 8 घंटे तक का समय आपके पास एक्सटेंशन करने के लिए, ठीक है। जैसे आपका वैलिडिटी खत्म हुआ वहां से आपके पास 8 घंटे और हैं, आप उसके अंदर एक्सटेंशन कर लीजिए। तो ये वैलिडिटी पीरियड अपना खत्म होता है। नाउ दिस होल टॉपिक कम्स टू इट्स क्रिसेंडो, ई वे बिल वेरिफिकेशन। ई वे बिल तो आ गया, और ई वे बिल का पर्पस क्या था? टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ गुड्स व्हेन इट इज मूविंग। तो हाउ इट इज ट्रैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिसर, वो अपने को सीखना है कि ट्रैकिंग होगा, ट्रैकिंग कैसे होगा। तो इस ट्रैकिंग के लिए ही मैं बता रहा हूँ, बहुत 2 लेग्स पे अपना डिस्कशन होगा। नंबर 1 तो कि ट्रक जा रहा था रास्ते पे, तो चेक पोस्ट पे उसे रोका, ऑफिसर ने ई वे बिल नंबर और डिटेल्स वगैरह मांग के वेरीफाई किया, माल को ऊपर ऊपर से देखा, बोला ठीक है चाओ। और कुछ केसेस में ऐसा होगा जब उनको लगे कि नहीं गुड्स में कुछ झमेला है, टैक्स इवेजन हो रहा है, कुछ कांड है, तब वो लोग फिर लॉरी को रोक के बोलेंगे साइड करो। फिर वहां पे लंबा कहानी चालू हो जाएगा 5-6 दिन का कि लॉरी पड़ा हुआ है रास्ते में और पूरा चेकिंग हो रहा है, एकदम लंबा चौड़ा टाइम लग रहा है। तो 2 लेवल पे है, ओके। ई वे बिल वेरिफिकेशन, लास्ट पेज। यहाँ पे रूल अलग अलग हैं, जैसे इस पूरे चैप्टर में रूल 138 छाया हुआ था, अब लेकिन है 138 ABC। इस तरह से जो भी ट्रक का ड्राइवर है अपने उसको बोलेंगे पर्सन इन चार्ज। ड्राइवर को एक नाम दे देते हैं अशोक, इसको अपने बोलेंगे पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेयंस, जो ट्रक को संभाल रहा था, चला रहा था, जो भी, ठीक है।
वो अपने साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी करेगा, इनवॉइस रखेगा या बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान, और ई वे बिल पक्का रखेगा। ई वे बिल या तो फिजिकल रख सकता है या ई वे बिल का नंबर भी चलेगा एसएमएस में उसके पास है तो, या फिर कुछ जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो बहुत हाईटेक हैं, वो लोग अपने गाड़ी पे ही मशीन लगवा के रखते हैं, RFID मशीन, ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, ये मतलब लगी हुई है गाड़ी पे ही, तो उससे उनके पास भी चेक पोस्ट मशीन है, वो ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इनवॉइस ले जाने के बदले ऑल्टरनेटिव है ये, अभी अभी ऊपर पढ़ा कि साथ में इनवॉइस की कॉपी रहनी चाहिए ट्रांसपोर्टर के पास, बोला इनवॉइस नहीं है तो भी चलेगा, उसके बदले इनवॉइस रेफरेंस नंबर चलेगा। ये क्या होता है, मान लो सप्लायर जो था ना बड़ा अच्छा इंसान था, सप्लायर ने जब वो ई वे बिल जनरेट किया, पार्ट ए में डिटेल्स भरे थे, उसने वहीं पर इनवॉइस भी अपलोड कर दिया था और इनवॉइस का रेफरेंस नंबर डाल दिया था। तो एक बार अगर इनवॉइस भी आपने अपलोड कर दिया पोर्टल पे, उसका रेफरेंस नंबर ही काफ़ी है, तो लॉरी वाला खाली रेफरेंस नंबर भी बता देगा ना, तो चेकपोस्ट वाले अपने आप उससे पूरा इनवॉइस वेरीफाई कर सकते हैं पोर्टल से, ठीक है। इन केस इन सच अ केस, जब वो अपलोड कर चुका है, द रजिस्टर्ड पर्सन विल नॉट हैव टू अपलोड इन्फॉर्मेशन पार्ट ए ऑफ ई वे बिल एंड द सेम शैल बी ऑटो पॉपुलेटेड बाय द कॉमन पोर्टल। तो उसका उनका अपना एक इनवॉइस का फॉर्मेट है, उसके हिसाब से भर दिया तो पार्ट ए में डिटेल्स भी आ जाएंगे, सब ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, और लॉरी वाले को इनवॉइस भी साथ में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रूल 138B, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कमिश्नर अपने किसी भी ऑफिसर को बोल सकता है कि आप इस ट्रक को रोको और इसका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लो, ठीक है। कमिश्नर अलग अलग चेक पोस्ट पे RFID की डिवाइस भी लगवा के रखेगा, ताकि कुछ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जिसमें RFID मैप किया हुआ है उससे डायरेक्टली ट्रेसिंग हो सके। वेरिफिकेशन ऑफ कन्वेंसेस, एक ऊपर था वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये था डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइस, ई वे बिल, नीचे है गाड़ी की वेरिफिकेशन होगी, गाड़ी और माल की, तो वो भी कमिश्नर ऑफिसर को बोल के करवा देगा। रिपोर्ट, आई हैव टोल्ड यू देयर आर 3 फॉर्म नंबर्स इन टोटल जो अपने को पढ़ना है, GST, EWB 01, 02, 03, अब 03 आ गया, ठीक है। GST 0B में, इसमें 03 फॉर्म में भी वही होता है कि 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। ये जो वेरिफिकेशन फॉर्म है ना, इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन फॉर्म, जो ऑफिसर भरेगा जिसने गाड़ी वेरीफाई की है, तो वो भी 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। एक पार्ट ए इज लाइक अ समरी रिपोर्ट, लिखा हुआ है देखो, सब लिख के दिया हूं, पार्ट बी इज लाइक अ फाइनल रिपोर्ट। तो 24 घंटे के अंदर ही गाड़ी को साइड करवाएगा, 24 घंटे के अंदर ही एक बार तलाशी वलाशी लेके पार्ट ए में समरी रिपोर्ट भर के सीधा ऑनलाइन भरेगा, ये GST के पोर्टल में ऑनलाइन भरेगा। तो 24 घंटे के अंदर एक समरी रिपोर्ट भर देगा पार्ट ए में, और फिर 3 दिन के अंदर पूरी फाइनल रिपोर्ट भर देगा उसमें। द कमिश्नर हैज द पावर कि वो 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दे सकता है, ठीक है, एक्स्ट्रा 3 डेज प्लस फर्दर एक्सटेंशन 3 डेज दे सकता है, ओके। अगर कहीं पे भी गाड़ी को रोका जाता है, इंटरसेप्ट किया जाता है फॉर मोर देन 30 मिनट्स, तो ड्राइवर के पास भी हक है कि वो अपनी कंप्लेंट को GST पोर्टल पे अपलोड कर सकता है, ठीक है। इंटरसेप्शन का मतलब होता है ट्रक को रोक के तलाशी करना, तो अगर ड्राइवर को भी हैरस किया जा रहा है, मोर देन 30 मिनट्स रोक दिया गया, तो वो भी फिर अपना डिटेल्स अपलोड कर सकता है कि उसको फलाने चेक पोस्ट पे इस ऑफिसर ने रोका था इतने देर के लिए, ओके। तो ये टोटल अपना ई वे बिल डिस्कशन अपना कंप्लीट होता है। थैंक यू।